दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण टॉपिक मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। दोस्तों मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इसे इतिहास की भौतिक व्याख्या या इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले आपने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ा था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स ने जहां विकास प्रक्रिया को समझाया था कि इतिहास या समाज का विकास किस प्रकार से होता है और उसके माध्यम से उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिकता प्रदान किया था, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या के द्वारा उसने बताया कि सामाजिक विकास कैसे होता है, उसके चरण क्या क्या हैं। आज की वीडियो में हम मार्क्स के इसी इतिहास की आर्थिक व्याख्या के संबंध में पढ़ेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, इसका अर्थ, विकास के चरण और प्रमुख आलोचनाएं। दोस्तों मार्क्सवाद के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है, यानी मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था उसके पूरक सिद्धांत के रूप में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत आता है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक और मार्क्स जहां ऐतिहासिक भौतिकवाद को मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार माना जाता है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो था वो मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार देता है, वहीं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या उसका अनुभवमूलक आधार प्रस्तुत करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा उसने बताया था कि समाज का विकास वाद, प्रतिवाद तथा संवाद के माध्यम से होता है और प्रत्येक प्रकार की जो प्रक्रिया होती है या कोई चरण होता है उसमें विरोध उत्पन्न होता है, उसके द्वारा प्रतिवाद, फिर वाद तथा प्रतिवाद के अच्छे गुणों से संवाद का निर्माण होता है और समाज का विकास इसी प्रक्रिया से होता रहता है, उसने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में बताया था। लेकिन इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो मार्क्स का सिद्धांत है वो उसके अनुभवमूलक सिद्धांत का आधार प्रस्तुत करता है। मार्क्स उन इतिहासकारों से कतई सहमत नहीं है जो इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मानते हैं। उसके अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं और किसी भी सामाजिक, राजनीतिक अथवा न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। मार्क्स कहता है कि मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं बल्कि केवल और केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत या सार तत्व है वो ये है कि मार्क्स का मानना है कि इतिहास की सभी घटनाएं जो भी हों वो आर्थिक ढांचे में या आर्थिक संबंधों के परिवर्तन का परिणाम मात्र होती हैं और किसी अन्य तत्व से नहीं। इतिहास या मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता या किसी अन्य तत्व से नहीं, केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स कहता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। मार्क्स का कोटेशन है, आप तैयार कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से ही उत्पन्न होते हैं, यानी भौतिक परिस्थितियां या भौतिक अवस्थाएं ही सभी चीज़ों के मूल में स्थित है, ऐसा मार्क्स का मानना था। हीगल से उसने द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया था। तो हीगल जहां आत्मा को प्रकृति के परिवर्तनों का मूल तत्व या शक्ति मानता है और इतिहास में विचारों और आदर्शों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। हीगल आत्मा को प्रकृति के परिवर्तनों का मूल मानता था और उसके अनुसार आइडिया, प्रत्यय, विचार या आदर्श सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मार्क्स इस धारणा का खंडन करता है। मार्क्स हीगल के उस धारणा का खंडन करता है कि आत्मा या विचार किसी भी परिवर्तन का मूल है।
मार्क्स के अनुसार जीवन के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के निर्णायक कारकों की खोज हमें जीवन की भौतिक परिस्थितियों में करनी चाहिए और आत्मा, विचार या प्रत्यय से हमें किसी निर्णायक कारक या सामाजिक परिवर्तन के कारण को खोजने में कोई मदद नहीं मिल सकती है। मार्क्स कहता है कि आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन की शक्तियां अंततोगत्वा समस्त वस्तुओं का निर्धारण करती हैं। एक समाज की संस्कृति जो होती है उसके आर्थिक जीवन के आधार पर ही खड़ा किया हुआ ढांचा है। मार्क्स स्पष्ट करता है कि उत्पादन की शक्तियां ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं। उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज की संस्थाओं और उसके विचारधारा का ऊपर का ढांचा खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर मार्क्स भौतिक कारकों के साथ वो कहता है कि उत्पादन की जो शक्तियां हैं वो ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं और किसी समाज का जो ढांचा होता है वो आर्थिक कारकों पर ही निर्भर होता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या अथवा इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या का सार ये है कि सामाजिक परिवर्तन का अंतिम निर्धारक उत्पादन तथा वितरण की पद्धति में परिवर्तन है। आर्थिक व्याख्या, इतिहास के आर्थिक व्याख्या या भौतिकवादी व्याख्या का सार तत्व मार्क्स के अनुसार ये है कि सामाजिक परिवर्तन का अंतिम निर्धारक उत्पादन तथा वितरण की पद्धति में परिवर्तन होता है। मार्क्स ने अपनी कृति ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा है कि भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है। यानी भौतिक जीवन या आर्थिक प्रणाली मानव जीवन के समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन के रूप, स्वरूप और उसके प्रकार को निर्धारित करती है। आगे मार्क्स कहता है कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुरूप ही उत्पादन के संबंधों का निर्धारण भी होता है और इन्हीं उत्पादन संबंधों अथवा आर्थिक दशाओं के आधार पर मार्क्स कहता है कि इतिहास का अब तक का भावी इतिहास कुछ चरणों से होकर गुजरा है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर उत्पादन के संबंधों का निर्धारण होता है और इन्हीं उत्पादन संबंधों या आर्थिक दशाओं के आधार पर वह इतिहास के विकास की व्याख्या करता है और कहता है कि अब तक का जो इतिहास है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजर चुका है, 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? वो 6 अवस्थाएं जिनकी चर्चा मार्क्स कहता है उसके बारे में आइए थोड़ा संक्षेप में जानते हैं। पहला है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था मार्क्स के अनुसार क्या है? तो ऐसी अवस्था में उत्पादन के साधन बहुत ही सरल साधन होते हैं। व्यक्तियों के पास पत्थर के औजार थे, धनुष बाण थे और शिकार करना और कंदमूल एकत्र करना उनका मुख्य कार्य था। आदिम साम्यवादी अवस्था जिसकी जो चरण का बात करता है मार्क्स, विकास के चरण की, उसकी पहली अवस्था है जिसमें उत्पादन के सरल साधन थे, पत्थर के औजार और धनुष बाण इसके उत्पादन के प्रमुख जो यंत्र थे वो थे और शिकार करना, कंदमूल एकत्र करना प्रमुख कार्य था। इसमें वो कहता है कि उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति थे। इस अवस्था में सभी लोग समान थे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं था और कोई भी शोषक और शोषित नहीं था। सभी लोग समान थे और स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन दूसरी अवस्था वो दास अवस्था को मानता है। दास अवस्था के बारे में वह कहता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, खेती और पशुपालन का विकास हुआ और कृषि भूमि के स्वामित्व से एक निजी संपत्ति का विकास हुआ और निजी संपत्ति के विकास से समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग भूमि का स्वामी बन गया और दूसरा वो वर्ग जिसको कि इन लोगों ने अपना दास बना लिया और समानता और स्वतंत्रता इस अवस्था में समाप्त हो गई और जो भूमि का स्वामी वर्ग था वो कुछ लोगों से अपना कार्य कराता था और उन्हें दास बना लिया और उनसे सभी अपने आवश्यक कार्य कराता था। ऐसी अवस्था में जो आदिम साम्यवादी अवस्था की समानता और शोषण रहित व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। तीसरी अवस्था, इसका अगला चरण सामंती युग है। तो उत्पादन साधनों में उन्नति हुई, लोहे के हल का आविष्कार हुआ, कृषि और बागवानी का विकास हुआ और इसके लिए कार्य करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ी।
इसके कारण सामंती युग में दास और स्वामी के स्थान पर नए प्रकार के सामंती संबंध कायम हुए। तो उत्पादन के जो साधन थे वो बदल गए, तो संबंध भी बदल गए। वो कहता है कि पहले स्वामी और दास का संबंध था, और अब सामंत में भूमि और उत्पादन के साथ भूमि और किसानों का जो सामंत और कृषकों का संबंध हो गया। तो सामंत यहाँ पे भूमि और उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे, लेकिन खेती बाड़ी का कार्य उनके श्रमिकों द्वारा किया जाता था। सामंती युग में शीर्ष पर एक राजा होता था, उसके नीचे सामंत होते थे और फिर कृषक होते थे। सामंतों की स्थिति अच्छी होती थी, लेकिन कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी। उसमें केवल उन्हें खेती पर कार्य करने को ही मिलता था, संपत्ति पर या भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नहीं था। चौथी अवस्था, जिसके बारे में मार्क्स ने सर्वाधिक विस्तार से लिखा है और इसके बारे में सर्वाधिक वर्णन किया है, तो वो कहता है कि सामंतवाद के अवशेषों पर ही पूंजीवाद का निर्माण हुआ। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जो हस्तचालित यंत्र थे, पहले हाथ से काम किया जाता था, उसके बाद वाष्प चालित स्वचालित यंत्रों का विकास हुआ। यहाँ पर पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता था और उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता था। उत्पादन के साधनों के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था का समाज जो था वो दो वर्गों में बट गया। एक शक्तिशाली और संपत्तिशाली वर्ग पूंजीपति वर्ग, और दूसरा संपत्तिहीन और शोषित वर्ग श्रमिक वर्ग बन गया था। पूंजीवाद का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, और अधिकतम लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों की स्थिति का लाभ उठाया, उनका शोषण किया, और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण इस अवस्था में चरम पर पहुंच जाता है और एक नई प्रकार की क्रांति होती है। तो 4 अवस्थाएं जो थीं, वो इतिहास के जो विकास के चरण मार्क्स बताता है उसमें कहता है कि 4 अवस्थाएं आ चुकी हैं। यानी जो हमारी पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था, वो कहता है कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था आ चुकी है, और ये 2 अवस्थाएं आनी बाकी हैं। तो कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? यह है 5वां, श्रमिकों का अधिनायकत्व। मार्क्स का मानना है कि पूंजीपतियों के अत्यधिक शोषण के कारण श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न होगी और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे में क्या होगा? श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अपना अधिकार कर लेगा और पूंजीवाद का अंत कर देगा। इस प्रकार कहीं भी कोई पूंजीपति और कहीं कोई श्रमिक नहीं रह जाएगा। जब उत्पादन के समस्त साधनों पर श्रमिकों का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा तो पूंजीवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन छठी व्यवस्था वो कहता है कि पूंजीवाद की समाप्ति के बाद भी इसके कुछ दोष रह जाते हैं। तो पूंजीवाद या श्रमिक वर्ग पूंजीवाद के समस्त तत्वों का पूरी तरह जब विनाश कर देगा, तब यह मानवीय विकास की अंतिम अवस्था आएगी। उसे वह साम्यवादी अवस्था कहता है, और इस आदर्श समाज में वो राज्य की आवश्यकता को महसूस नहीं करता है और कहता है कि जो साम्यवादी अवस्था रहेगी उसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित होगा। इसमें उत्पादन और वितरण का ये नियम लागू होगा कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। तो कुल मिलाकर इतिहास का जो विकास है मार्क्स के अनुसार इन्हीं जड़ों के आधार पर होना है। लेकिन दोस्तों, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास के आर्थिक व्याख्या की कुछ आलोचनाएं या कमियां भी हैं। वो कौन कौन सी कमियां हैं उनका आइए मूल्यांकन कर लेते हैं। तो पहले आलोचना का बिंदु ये है कि मार्क्स आर्थिक तत्वों पर आवश्यकता से अधिक बल देता है और वो मानता है कि परिवर्तन केवल आर्थिक कारकों का परिणाम होता है। लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा, आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन समाज को संचालित करने में आर्थिक तत्वों के अलावा सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक और अन्य कारक भी उत्तरदायी होते हैं। एकमात्र आर्थिक कारण ही किसी भी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरा बिंदु ये है कि मार्क्स का दृष्टिकोण एकांगी है, इसीलिए मार्क्स को यूनिवेरिएट एनालिटिक दार्शनिक कहा जाता है। यानी उसका जो पूरा दर्शन है वो केवल एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित है। वो केवल आर्थिक तत्वों के आधार पर समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहता है।
क्योंकि वो मार्क्स प्रत्येक कारण और प्रभाव का जड़ में आर्थिक परिस्थितियों को मानता है, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए मार्क्स का दृष्टिकोण एकांगी हो जाता है। अगला आलोचना का बिंदु ये है कि मार्क्स ये कहता है कि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था का परिणाम है और उत्पादन की शक्तियों से ही उत्पादन के संबंध निर्धारित होते हैं। ये प्रत्येक दशा में सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, चीन, भारत के पास उत्पादन के साधन, सभी के पास एक प्रकार के एक जैसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादन के शक्तियों से ही उत्पादन के संबंध निर्धारित होते हैं। ये प्रत्येक दशा में सही नहीं है। अगला बिंदु ये कि मार्क्स का ये कहना जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वही केवल राजनीतिक शक्ति का उपभोग करता है, ये भी हमेशा सही नहीं है, क्योंकि शक्ति प्राप्त करने का साधन केवल आर्थिक शक्ति नहीं होती है, अन्य कारक भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे यूरोप में पोप की सत्ता धर्म की सत्ता थी। महात्मा गांधी के लिए जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया वो भी आर्थिक तत्व का प्रभाव नहीं था। इसके अलावा मार्क्स की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उसने इतिहास को पूरे सर्वांगीण रूप में देखने का प्रयास नहीं किया और उसने केवल यूरोप के 2000 वर्षों के इतिहास को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया, जो कि गलत है। इससे होता ये है कि हम किसी सामान्य निष्कर्ष पर या संपूर्ण विश्व के लिए इस एक सामान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मार्क्स द्वारा जो 4 युगों का वर्गीकरण आदिम युग, दास युग, सामंत युग और पूंजीपत में विभाजन किया गया है, वो पूरी तरह से इसे सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपने युक्तियों को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया है। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास राज्यविहीन समाज पर आकर रुक जाएगा। मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद में कहता है कि इतिहास का जो विकास है वो राज्यविहीन समाज पर आकर रुक जाएगा, लेकिन जब वो पहले कहता है कि पदार्थ में गतिशीलता का गुण होता है तो इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात साम्यवाद के बाद भी कोई इसकी उन्नत अवस्था आनी चाहिए। लेकिन मार्क्स इसके आगे कुछ नहीं कहता है। इस तरह वह विश्व इतिहास के घटनाओं का सीमित अध्ययन मात्र करता है। अगला बिंदु ये है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या अर्थेतर तत्वों जैसे धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, नैतिकता, इतिहास के आकस्मिक तत्वों और संयोग की उपेक्षा इसमें की गई है। मार्क्स केवल आर्थिक तत्वों के आधार पर अपना संपूर्ण अध्ययन करता है, लेकिन इसके अलावा धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, नैतिकता, इतिहास के आकस्मिक तत्व और संयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व किसी न किसी फैक्टर या कारक के रूप में इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है, फिर भी इसमें सत्य का एक अंश अवश्य ही विद्यमान है। इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों को एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है, फिर भी कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योगदान सर्वाधिक रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञानों को मार्क्स की एक प्रमुख देन है। सभी लेखक मार्क्स के प्रति इस दृष्टि से ऋणी हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करें अथवा नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसमें हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है इसके संबंध में पढ़ा और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के संबंध में मार्क्स इतिहास के विकास क्रम को किन चरणों के आधार पर देखता है उसके बारे में पढ़ा, और अंत में हमने देखा मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।